नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भूगोल पार्ट 2 की। हमने पार्ट 1 देख लिया था जिसमें हमने मोटे तौर पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था। आज हम उन्हीं पार्ट्स को डीप में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा श्रेणी। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया था। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार व नर्मदा सोन घाटी। आज हम मध्य उच्च प्रदेश के मध्य भारत के पठार को देखेंगे। मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। इस पठार की औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस पठार की औसतन वर्षा कितनी है। औसतन वर्षा है 75 सेंटीमीटर से कम है। इस पठार में प्रदेश का न्यूनतम वर्षा जिला भिंड आता है। जो भिंड है ये पूरे प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है इस जिले में। और मध्य भारत का भी न्यूनतम वर्षा जिला है भिंड। इस पठार की औसतन ऊंचाई इस पठार की औसतन ऊंचाई 500 मीटर है तथा इस पठार का ढाल उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। यही एक मुख्य कारण है कि जो भी नदियां मध्य भारत के पठार से निकलती हैं वो जाके गंगा बेसिन में मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में मिल जाती हैं क्योंकि इस पठार की जो ढाल है वो उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पठार की नदियां उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। हमने ये देखा कि उत्तर में ढाल है, इसलिए जो भी नदियां मध्य भारत के पठार से निकलती हैं वो सारी जाके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं और यमुना से निकलकर वो सारी गंगा नदी बेसिन में मिल जाती हैं। आपने देखा यमुना नदी जो है वो भी एक सहायक नदी है गंगा की। तो गंगा नदी बेसिन में ये सारी नदियां जाके प्रभावित होती हैं और पूर्व की ओर मुड़कर यमुना नदी में मिल जाती है, जैसा हमने अभी बताया। ये देखिए, और ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं, पटवारी 2016 में आया है कि इस पठार की नदियां उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं और पूर्व की ओर मुड़कर यमुना नदी में मिल जाती है, जहां से ये सीधे गंगा नदी में मिलती हैं क्योंकि यमुना नदी सहायक नदी है गंगा की। ये प्रश्न भी आ चुका है पटवारी 2016 में, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस पठार के अंतर्गत चंबल घाटी की गहराई 300 मीटर है। जो चंबल घाटी पड़ती है मध्य भारत के पठार में, उसकी गहराई 300 मीटर है। ये प्रश्न भी आ चुका है एमपी फॉरेस्ट सर्विस 2010 में, जिसमें चंबल घाटी की गहराई पूछी गई थी। यह मध्य प्रदेश के 32,892 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, 32,892 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो प्रदेश का 10.7% है। टोटल जो मध्य प्रदेश का एरिया है उसमें ये 10.7% कंट्रीब्यूट करता है। 10.7% इसका हिस्सा है। 10.7% एरिया में ये फैला हुआ है टोटल मध्य प्रदेश के हिस्से में से। इसका निर्माण कडप्पा शैल समूह की आर्कियन, धारवाड़ व विंध्य क्रम चट्टानों से हुआ है। ये भी आपको याद रखना है।
आगे हम देखते हैं इस पठार में चंबल नदी इस पठार में मुख्यतः रूप से मुरैना मुरैना में बहती है और मुरैना में अवनालिका अपर्दन व मृदा अपर्दन जिसे गैली इरोजन कहते हैं उसका कारण है। तो चंबल नदी आपने सुना होगा, चंबल में जो बीहड़ बनते हैं, बीहड़ क्या होता है कि नदी जो बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा कर ले जाती है, जिसके कारण वहाँ मृदा अपर्दन होता है, मिट्टी का हटना धीरे धीरे। ये किसके कारण होता है? जो चंबल नदी है वो बनाती है अवनालिका अपर्दन या मृदा अपर्दन करती है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी बीहड़ का निर्माण होता है। ये देखिए, आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा चंबल के बीहड़। तो चंबल के बीहड़ भारत के सबसे बड़े बीहड़ में से हैं और कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी इसका निर्माण करती है। ये मुख्यतः मुरैना में पाए जाते हैं चंबल के बीहड़, आपने कहानियों में सुना होगा। ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं एमपी कांस्टेबल 2016 और एमपीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि चंबल नदी इस पठार में मुख्य रूप से मुरैना में अवनालिका अपर्दन या मृदा अपर्दन का कारण है, जिससे इस भारत का सबसे बड़ा बीहड़ का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है चंबल नदी मृदा अपर्दन को रोकने के लिए राज्य सरकार की जो योजना है वो है सीड़ा और राजांद। ये दो योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं चंबल नदी में जो बीहड़ निर्माण होता है, जो मृदा अपर्दन होती है, उसको रोकने के लिए। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी मई माह में पड़ती है। मई माह में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है इस पठार पर, जिसका कारण इस क्षेत्र में चलने वाली शुष्क व गर्म पवन है, जिसको लू भी कहते हैं, कई जगह लू है। तो सर्वाधिक गर्मी मई माह में पड़ती है और इस गर्मी का कारण क्या है? जो गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क व गर्म पवन, जिसको हम ड्राई एयर भी कहते हैं, वो उसका कारण है। ये प्रश्न भी पूछा गया है डेयरी फेडरेशन रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2016 में। आपको ऐसा ध्यान रखने हैं, जो जो पॉइंट्स पहले आ चुके हैं उनको याद रखना है आपको। इस पठार के अंतर्गत श्योपुर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी और नीमच का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। इस पठार के अंतर्गत ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी और नीमच का उत्तर पूर्वी भाग आता है। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति का निवास है और सहरिया संग्रहालय जो है वो श्योपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य भारत के पठार में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सहरिया जनजाति, और सहरिया संग्रहालय श्योपुर में है। अब बात करेंगे मध्य भारत के पठार की सीमाओं की, कि मध्य भारत का जो पठार है इसकी सीमा ये देख सकते हैं, ये है मध्य भारत का पठार। इसकी जो सीमा है हम उन पे बात करेंगे। यमुना नदी घाटी उत्तर में पड़ती है। यमुना नदी घाटी मध्य भारत का पठार के उत्तर में हम देखेंगे तो यमुना नदी घाटी पड़ेगी। इसकी पूर्व में देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार पड़ेगा और पश्चिम में देखेंगे तो राजस्थान पड़ेगा। राजस्थान राज्य की सीमाएं लगती है, जहाँ से अरावली हिल्स चालू हो जाती हैं। और दक्षिण में देखेंगे तो मालवा का पठार शुरू हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से ये यमुना नदी घाटी चालू हो जाती है, जिसे गंगा बेसिन कहते हैं। सीधे जाके फिर ये गंगा जी में इसका पानी मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की सीमाएं लग जाती है यहाँ से। फिर पूर्व में चलेंगे तो पूर्व में ये बुंदेलखंड का पठार आ गया।
पश्चिम और चलेंगे तो ये राजस्थान की सीमाएं आ गई, यहाँ पे अरावली हिल्स चालू हो जाती हैं। और दक्षिण में देखेंगे यहाँ पर तो ये मालवा का पठार। तो मध्य भारत का पठार जिसकी सीमाएं उत्तर में लगती है यमुना नदी घाटी, दक्षिण में लगता है मालवा का पठार, पूर्व में लगता है बुंदेलखंड का पठार और पश्चिम में लगता है राजस्थान अरावली हिल्स। देखते हैं, अब हम बात करेंगे मालवा के पठार की। मालवा का पठार देखते हैं, हमने अभी देखा था मध्य भारत का पठार, अब हम बात करेंगे मालवा के पठार की। ये मालवा का पठार आपको दिख रहा होगा। तो देखते हैं, यह प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। हमने पीछे मैप में भी देखा, ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो पठार है वो मालवा का पठार है। इसका क्षेत्रफल है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। तो इसका टोटल क्षेत्रफल क्या है मालवा के पठार का? 88,222 किलोमीटर है स्क्वायर है। और जो टोटल मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके कितना हिस्सा आता है? 28.6% हिस्सा आता है। 28.6% ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल एरिया मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानें व ज्वालामुखी पदार्थ लावा से हुआ। जब ज्वालामुखी इरप्ट हुए, ज्वालामुखी जब निकले तो वहाँ पर जो चट्टानें पाई गईं, जो लावा गिरा, उस लावा के गिरने से निर्माण हुआ मालवा के पठार का, जिसमें डेक्कन ट्रैप की चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी मुख्यतः इसी पठार पर पाई जाती है। मिट्टियाँ की बात करेंगे, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, गहरी भूरी मिट्टी, कपासी मिट्टी। औसतन वर्षा इसकी है 75 सेमीमीटर से 175 सेमीमीटर। और हमने पिछले जो भाग पढ़ा था मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का पठार, उसकी जो औसतन वर्षा थी वो 75 सेमीमीटर। और इस पठार की औसतन वर्षा है 75 सेमीमीटर से 175 सेमीमीटर। मालवा का पठार में दो अफवाह तंत्र हैं। दो अफवाह तंत्र जहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं वो दो अलग अलग जगह जाके गिरती हैं। पहला तो यमुना नदी तंत्र, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सारी नदियाँ निकलती हैं मालवा के पठार से, लेकिन ये कहाँ जाकर मिलती हैं? यमुना नदी तंत्र में। माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो निकलती हैं इस पठार से, वो जाके गिरती हैं अरब सागर में। ये माही नदी जो है ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। नर्मदा और ताप्ती ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं, जिसके कारण इनकी जो ढलान है वो पश्चिम तरफ होती है। ये सीधे जाके अरब सागर में गिरती हैं। वहीं चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये जो नदियां हैं ये उत्तर की ओर जाती हैं, उत्तर की ओर ये जाती हैं, ये यमुना नदी तंत्र में मिल जाती हैं। उपनाम क्या है इस पठार का? इस पठार का उपनाम है नदियों का मायका, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा दो अलग अलग अफवाह तंत्र का निर्माण करती है ये पठार, यमुना नदी तंत्र और अरब सागर तंत्र। दो निकलती तो मुख्यतः मालवा के पठार से हैं, लेकिन अलग अलग जाकर ये गिरती हैं, इसलिए इस पठार को नदियों का मायका कहते हैं। पठार का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, मतलब इस तरफ है। मालवा के पठार में हम आगे देखते हैं, इस प्रदेश की अधिकांश नदियाँ यमुना में मिल जाती हैं।
यमुना नदी में मिल जाती है। हमने पीछे देखा था चंबल, केन, बेतवा जो नदी मालवा के पठार से निकलती हैं, ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। पूरे देश का 75% सोयाबीन मालवा से ही उत्पादित होता है और सर्वाधिक सोया उत्पाद जो जिला है वो उज्जैन है और देवास को सोया सिटी कहते हैं, क्योंकि वहीं से सोयाबीन का उत्पादन शुरू हुआ है प्रदेश में। नामकरण मालवा जाति के आधार पर हुआ है। यहाँ पर मालवा जाति के लोग निवास करते थे, जिसके कारण इस पठार का नाम मालवा पड़ा। फाहियान जो कि विक्रमादित्य के समय आया, फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। फाहियान, चीनी यात्री फाहियान। बोली कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? मालवी, भीली, निमाड़ी। निमाड़ का कुछ क्षेत्र लगता है, जिसके कारण यहाँ निमाड़ी भी बोली जाती है। भील जनजाति भी निवास करती है, इसलिए भीली बोली जाती है। और मालवा निवास करती थी, जिस कारण यहाँ पर मालवी बोली जाती है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें 9 जिले आते हैं: रतलाम, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल और सागर। ये 9 जिले हैं जो मालवा के पठार में पड़ते हैं और इनसे गुजरती है कर्क रेखा। ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं, पटवारी 2017 में ये आया है, पटवारी 2017 में आया है। मालवा का पठार चंबल और नर्मदा के बीच विभाजन का काम करता है। चंबल नदी और नर्मदा नदी, इन दोनों के बीच विभाजक का काम करता है मालवा का पठार। यह प्रश्न भी आ चुका है, ग्रुप 4 2016 में इसको पूछा था। माही नदी का जल क्षेत्र मालवा के अलावा अरावली श्रेणी में भी आता है और माही नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा मध्य भारत का पठार और मालवा के पठार के बारे में। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए बुंदेलखंड के पठार, रीवा पन्ने का पठार के बारे में विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।